नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अक्षय क्लासेस पर। रोज़ की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाइए और सेशन को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। चलिए विचार पे चलते हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। ईमानदार तो हो, ईमानदारी के साथ शेयर भी कर दिया होगा। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। सोचने से तमन्नाओं के शहर नहीं मिलते हैं भाई। यदि तमन्नाओं के शहर तक जाना है तो चलने की जिद भी ज़रूरी है। तब आपको मंजिल मिलेगी जब आप चलोगे। बिना चले कुछ नहीं होता, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न पर। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बे उपसर्ग किस शब्द में नहीं है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। बेचारा, बेचान, बेईमान या बेवकूफ, किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। बेचारा शब्द में तो बे उपसर्ग है भाई, बेवकूफ शब्द में बे उपसर्ग है, बेईमान शब्द में बे उपसर्ग है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बेजान नहीं है भाई, ये बेचान है, और बेचान शब्द जो है ये इसमें बे उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? आपको ये बताना है कि अशुद्ध कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा अशुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इन सबको देखना है और बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। शूर्पणखा अशुद्ध है, सर्पणी, श्वेतांगी या चतुरंगिनी, कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है और चारों ही ऑप्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। शूर्पणखा जो शब्द लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी है इसकी। सर्पणी जो शब्द लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है भाई, ऐसे ही लिखा जाता है ये। और श्वेतांगी जो शब्द लिखा हुआ है ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये ऐसे ही लिखा जाता है। डी ऑप्शन आपको बोलने से ही पता चल गया होगा, चतुरिणी नहीं होता है, चतुरंगिनी होता है। ठीक है, चतुरिणी को शब्द होता है क्या, चतुरंगिनी होता है। डी ऑप्शन हमारा अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? केस का पर्यायवाची नहीं है बताना है हमें। केस का पर्यायवाची नहीं है। सबसे पहले तो प्रश्न में क्या पूछा है उस पर गोला करना है हमें, फिर प्रश्न कहना क्या चाह रहा है उस बात को, या तो उसके नीचे लकीर खींच लीजिए या उस पर गोला कर लीजिए। यदि नहीं कह रहा है तो नहीं पे गोला कर लो, और यदि हाँ कह रहा है तो हाँ पे कर लो, और जिस चीज़ के बारे में पूछ रहा है उस पर गोला कर लो। ठीक है, चलिए कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? कुंतल, कच्छ, सिरोरूह या सरोरूह? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है और जाने कितनी ही बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये प्रश्न। जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। केस, केस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा है। कुंतल केस का पर्यायवाची है भाई, कच्छ भी है केस का पर्यायवाची, और सिरोरूह भी है। ठीक है, सरोरूह जो है ये केस का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है।
जो ये सरोरूह शब्द दिया हुआ है ये केस का पर्यायवाची नहीं है। यदि केस का नहीं है तो किसका है भाई? कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें बहुव्रीहि समास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पंचायत, चतुरानन, त्रिभुवन या चतुर्युग, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें बहुव्रीहि समास है? प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है। बहुव्रीहि समास बताना है हमें किस शब्द में है। चारों शब्द बहुत ही अच्छे हैं। पंचायत, चतुरानन, त्रिभुवन या चतुर्युग। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? पंचायत जो शब्द दिया हुआ है ये, और त्रिभुवन और चतुर्युग, इन तीनों में क्या है? इन तीनों में द्विगु समास है। ठीक है, संख्या आ रही है। बी ऑप्शन हमारा ऐसा है चतुरानन, इसमें क्या है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, 4 हैं आनंद जिसके, किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को कहते हैं। ठीक है, 4 आनंद किसके हैं? ब्रह्मा जी के हैं, तो चतुरानन ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है, इसलिए बहुव्रीहि समास है क्योंकि ब्रह्मा जी की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, पंचायत में द्विगु समास है, त्रिभुवन में द्विगु समास है और चतुर्युग में द्विगु समास है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। राम ने रावण को मारा वाक्य में प्रयुक्त कारक है। वाक्य में कौन सा कारक है? राम ने रावण को मारा, इसमें कारक बताना है आपको। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। कर्ता कारक है, संबंध कारक है, कर्म कारक है या कर्ण कारक है? अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए, ये प्रश्न 3 तरह से आता है। कैसे आता है? राम ने मारा, एक तो सिंपल यही पूछ लेता है कौन सा कारक है। दूसरा, राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है, और एक आपको दे ही रखा है राम ने रावण को मारा। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों में हमें करना क्या होता है? यदि होता राम ने मारा, ठीक है, तो इसमें कर्ता कारक होता। ठीक है, क्योंकि ने आ रहा है, कर्ता कारक है। राम ने रावण को मारा जो आपको प्रश्न दिया हुआ है, इसमें कौन सा होगा? कर्म कारक होगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कर्म कारक होगा। कैसे होगा? इसमें ने विभक्ति को नहीं देखेंगे, हम को देखेंगे। यदि 2 विभक्ति कारक विभक्ति लगी हुई हो तो हम सबसे लास्ट वाली को देखते हैं। यदि 3 भी लगी हुई होती तो हम सबसे लास्ट वाली को देखते, सबसे लास्ट वाली के आधार पे हम बताते। या फिर ऐसा होता प्रश्न में अंडरलाइन की कर देता वो कि इसके आधार पे बताना है आपको। ठीक है, और जहाँ अंडरलाइन नहीं है, जहाँ रेखांकित नहीं है, वहाँ हमें लास्ट वाली को देख के बताना है। ठीक है, तो हमें को के आधार पे बताना है, तो कर्म कारक है। ठीक है, और यदि ये होता राम ने रावण को तीर से मारा तो हम इस से के द्वारा बताते तो कर्ण कारक होता। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है अपनी दुकान सबसे सुंदर है, वाक्य में प्रयुक्त कारक है। कौन सा कारक है वाक्य में? अपनी दुकान सबसे सुंदर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। अपनी दुकान सबसे सुंदर है, कर्ता कारक है, संबंध कारक है, कर्म कारक है या कर्ण कारक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है ये भी। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में बहुत आसान प्रश्न पूछता है, लेकिन हम उसमें इतना दिमाग लगाते हैं कि हम उसे गलत कर देते हैं। अब जैसे ये है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, कुछ करना ही नहीं है। अपनी दुकान सबसे सुंदर है, क्या है? अरे संबंध ही तो बता रहा है, संबंध कारक है, संबंध बता रहा है अपनी दुकान से, अपनी दुकान सबसे सुंदर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
उमंग व मोह शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? उमंग व मोह किस शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं? अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। उमंग और मोह, चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? उमंग और मोह कोई जाति थोड़ी ना है, कोई व्यक्ति थोड़ी ना है। उमंग और मोह भाव है, उमंग भी भाव है और मोह भी भाव है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। यहाँ पे अपने आप के नीचे अंडरलाइन है भाई, रेखांकित है ये अपने आप, और पूछा है वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है या कोई नहीं? जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। पुरुषवाचक नहीं होगा, मध्यम पुरुषवाचक नहीं होगा, कोई नहीं होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, निजवाचक सर्वनाम है, खुद के बारे में ही तो बात कर रहा है, औरों को तो सुधार नहीं रहा, वो अपने आप अपने खुद को सुधार रहा है वो, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। राम श्याम से सुंदर है, वाक्य में सुंदर शब्द में विशेषण की कौन सी अवस्था है? कौन सी अवस्था है भाई विशेषण की? राम श्याम से सुंदर है, मूलावस्था है, इधर की मात्रा है भाई मूल में, मूलावस्था है, उत्तमावस्था है, उत्तरावस्था है या कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इस कोई नहीं का मतलब ये है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। राम श्याम से सुंदर है, वाक्य में सुंदर शब्द में विशेषण की कौन सी अवस्था है? चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? मूल अवस्था नहीं होगी भाई, मूल अवस्था नहीं होगी। मूल अवस्था कब होती? मूल अवस्था जब होती जब ये लिखा होता राम सुंदर है, तो मूल अवस्था होती, ठीक है। राम सुंदर है तब इसमें मूल अवस्था होती, लेकिन यहाँ राम श्याम से सुंदर है ऐसा है, तो इसमें क्या होगी? उत्तरावस्था होगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तरावस्था होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तम अवस्था कब होगी, तो उत्तम अवस्था तब होगी जब ये लिखा होगा राम सबसे सुंदर है। राम सुंदर है तो मूलावस्था, राम सबसे सुंदर है तो उत्तमावस्था, और राम श्याम से सुंदर है तो उत्तरावस्था, ठीक है। उत्तरावस्था को मध्यम अवस्था या तुलनात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। इसमें तुलना होती है, राम की तुलना श्याम से हो रही है, राम श्याम से सुंदर है, ठीक है, और राम सबसे सुंदर है तो उत्तमा अवस्था, उसमें कोई आमने सामने है ही नहीं तुलना करने के लिए, सबसे सुंदर राम है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, कौन सा युग्म अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है ये आपको बताना है। खुरपी का बहुवचन खुरपियाँ, श्रुति का श्रुतियाँ, त्रुटि का त्रुटियाँ, अंगूठी का अंगूठियाँ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, कौन सा अशुद्ध है बहुवचन की दृष्टि से। यदि ये जो आपको खुरपी, श्रुति, त्रुटि और अंगूठी दिया हुआ है, इनका बहुवचन बनाएंगे तो सामने दिए हुए कौन सा अशुद्ध है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? अंगूठी का अंगूठियाँ होता है, बिल्कुल सही है भाई। त्रुटि का त्रुटियाँ होता है, बिल्कुल सही है।
श्रुति का श्रुतियाँ होता है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन खुरपी का खुरपियाँ होता है, ये गलत है। ए ऑप्शन हमारा गलत सही है, प्रश्न की दृष्टि से सही है और वैसे अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, अब थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। क्योंकि खुरपियाँ शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, मात्रा जो है ये थोड़ी गलत हो गई है। जैसे श्रुतियाँ, त्रुटियाँ और अंगूठियाँ लिखा गया है, वैसे ही ये लिखा जाता, क्योंकि जब हम बहुवचन बनाते हैं तो मात्रा क्या होती है हमारी, चेंज हो जाती है, खुरपियाँ। ठीक है, अब समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, राम या श्याम विद्यालय जाएगा। राम या श्याम विद्यालय जाएगा, वाक्य में कौन सा अव्यय है? अव्यय बताना है, कौन सा अव्यय है? संयोजक अव्यय है, विरोध दर्शन अव्यय है, दिशावाचक अव्यय है या विभाजक अव्यय है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। राम या श्याम विद्यालय जाएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? संयोजक अव्यय तो भाई ये होगा नहीं, विरोध अव्यय भी नहीं होगा। राम या श्याम, या तो राम ही जाएगा या तो श्याम ही जाएगा, दोनों में से एक जाएगा। ठीक है, दोनों नहीं जाएंगे, या तो राम जाएगा या तो श्याम जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विभाजक अव्यय है। ठीक है, या और वाह दोनों विभाजक अव्यय में आते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। गीता ने भिखारी को रोटी दी, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये आपको बताना है। अकर्मक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, नाम धातु क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। गीता ने भिखारी को रोटी दी, चलिए प्रश्न कर लेते हैं। गीता ने क्या दिया? रोटी दी। किसको दी? भिखारी को दी। किसने दी? गीता ने दी। भाई सारे आंसर्स हमें मिल रहे हैं, तो कौन सी क्रिया है? डी ऑप्शन सही है, सकर्मक क्रिया है भाई। जब सारे आंसर्स मिल रहे हैं, गीता ने क्या दिया? रोटी दी। किसको दी? भिखारी को दी। किसने दी? गीता ने दी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से अरबी शब्द है, कौन सा अरबी शब्द है? तूफान, गुलाब, जलेबी या जगह है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा अरबी शब्द है? जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। इसकी एक बहुत ही अच्छी छोटी सी पोएम टाइप है, उससे हम इनको याद कर लेते हैं अच्छी तरह। वकील ने तहसील में तारीख की ताकत और हुक्म से बहस के द्वारा तूफान खड़ा कर तराजू की तरह फैसला सुनाया। मतलब ये है वकील, तहसील, तारीख, ताकत, हुक्म, बहस, तूफान, तराजू और फैसला। ये सब क्या है? अरबी शब्द हैं। एक ही लाइन में हमें ये याद हो गई यदि हम इसे याद कर लें। वकील ने तहसील में तारीख की ताकत और हुक्म से बहस के द्वारा तूफान खड़ा कर तराजू की तरह फैसला सुनाया। ठीक है, कई सारे शब्द हमें याद हो जाएंगे। चलिए, तूफान अरबी शब्द है, इसमें गुलाब, जलेबी और जगह फारसी शब्द हैं। ठीक है, कैसे हैं भाई? फारसी हैं। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, लवंग का तद्भव रूप है। लगम, तत्सम, लवंग जो शब्द है ये तद्भव है, तत्सम है ये। अब बताना है हमें ये किसका तत्सम है। ठीक है, मतलब इसका तद्भव रूप बताना है।
लाज, लौंग, लुनाई या लीपना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जाने कितनी ही बार एग्जाम में पूछा भी गया ये प्रश्न। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं। लाज क्या है? हमारा तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम लज्जा होता है। ठीक है। लवंग लौंग का होता है। ठीक है। लौंग, लौंग का तत्सम रूप क्या होता है? लवंग होता है। लवंग का तद्भव रूप लौंग होगा। ठीक है। लुनाई, लुनाई किसे कहते हैं भाई? लुनाई शायद लवड़ को कहते हैं। ठीक है, ये लवड़ को कहते हैं लुनाई। और लीपना ये लेपन होता है। ठीक है, इसे तो लेपन कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है अंधे के आगे रोना मुहावरे का उचित अर्थ होगा। अंधे के आगे रोना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। क्या होगा? अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान, बिना संकोच के व्यवहार करना, बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना, निर्दय से दया की याचना करना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई। अच्छा प्रश्न है ये। अक्सर आजकल एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि मुहावरा कुछ और होता है और जो आंसर होता है वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। उसका मतलब उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है हमें, तब जाके समझ में आता है कि इसके लिए बात कर रहा था। ठीक है, जैसे ये वाला प्रश्न है, अंधे के आगे रोना। आपको लग रहा होगा कि ऑप्शंस तो कोई सा सही बैठ ही नहीं रहा, लेकिन बैठ रहा है भाई। अज्ञानियों में अल्पज्ञ ज्ञान को सम्मान, ये तो नहीं होगा ना। बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना, ये भी नहीं होगा। निर्दय से दया याचना करना, निर्दय थोड़ी है भाई, अंधा है। अंधा है, अंधे के आगे रो रहे हैं हम, वो निर्दय नहीं है। बेवकूफ़ थोड़ी ना बना रहे हैं हम उसका, उसके सामने रो रहे हैं। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। बिना संकोच के व्यवहार करना, हम ये संकोच ही नहीं कर रहे कि वो अंधा है, हम तो उसके ही सामने रो रहे हैं। ये स्थिति बिल्कुल सही है। जब हम परेशान होते हैं तो किसी के भी सामने रो देते हैं, हमें ये पता नहीं होता कि अंधा है या वो आंखों से देख रहा है। ठीक है, तो बिना संकोच के व्यवहार करना, अंधे के आगे रोना होता है। किसी ऐसे इंसान के सामने अपना दुख कहना जो कुछ कर ना सके, इसका अर्थ वैसे सामान्य यह होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? ऐसा शब्द आपको बताना है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग ना हुआ हो। कुख्यात, कुचाल, कुलीन, कुयोग। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। अच्छा प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? कुख्यात में उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, कुचाल में भी हो रहा है भाई, कुयोग में भी हो रहा है। कुलीन शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, कभी आप सोच रहे हो। कुलीन शब्द में ईन प्रत्यय लगा हुआ है, को उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी या अवतरणी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है भाई। गंगा के पर्यायवाची बहुत आते हैं एग्जाम में, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गंगा के, सीता के, नारी के और माता के, ये सब पर्यायवाची बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इस वजह से। बेटी के और नारी के बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं, लेकिन सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अवतरणी जो है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है भाई। अवतरणी पृथ्वी और माँ दोनों को कहते हैं। ठीक है, अवतरणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सा विलोम है? कौन सा शब्द ऐसा है जो विलोम है?
अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ या अनभिज्ञ। 3 शब्द इसमें ऐसे हैं जो समानार्थी हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा भी है जो उन समानार्थी शब्दों का विलोम है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। चलिए, आसान प्रश्न है, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। अभिज्ञ, भिज्ञ और विज्ञ तीनों किसके लिए हैं? तीनों समानार्थी शब्द हैं जानकार। अभिज्ञ का मतलब भी जानकार होता है, भिज्ञ का मतलब भी जानकार होता है और विज्ञ का मतलब भी जानकार होता है, लेकिन अनभिज्ञ का मतलब नहीं होता। ये इसका विलोम है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी ऐसी संज्ञा है जो विशेषण से बनी हुई नहीं है लेकिन भाववाचक संज्ञा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। लाल से लालिमा बनी है, हरित से हरितमा बनी है, काल से कालीमा बनी है, लेकिन ये उतराई, ये क्या है? कोई विशेषण दिखाई दे रहा है? उतरा कोई? उतरना क्या होता है? उतरना क्रिया होती है। ठीक है, क्रिया से बना हुआ विशेषण है उतराई। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा से बना हुआ नहीं है। ये भाववाचक संज्ञा उतराई जो बनी है ये विशेषण से बनी हुई नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्रिया से बनी हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, शहर में आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। शहर में आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं, ये प्रश्न है हमारा, और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। शहर में चोरियां बतानी है हमें कि कैसी संज्ञा है ये। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा है। चोरी कैसी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है चोरी। ठीक है, लेकिन ये जो चोरी है यही भाववाचक संज्ञा थी। जब चोरियां हो गई तो ये किस में आ गई? व्यक्तिवाचक में नहीं आई, जातिवाचक में आ गई। ठीक है, जब भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना देते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आशा करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इतनी देर तक बने रहने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे विनम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा भाई चैनल को।